बाबा विश्वनाथ की नगरी से स्वागत करते हैं हम आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। काफ़ी दिनों से चैनल पे कमेंट आ रहा था कि सर एसएसटी का भी पेपर करवाइए, तो लीजिए आपके डिमांड पर लेकर आए हैं एसएसटी का भी पेपर। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या फिर वायु तापमान। तो जैसा कि हमें पता है वायु वेग का मापन करने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे पवन वेग मापी कहते हैं। वायु दाब मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे बैरोमीटर कहते हैं, तथा वायु तापमान का मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे तापमापी कहते हैं। और वात दिग्दर्शी का प्रयोग हम वायु दिशा का मापन करने के लिए करते हैं। ठीक है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु दिशा का मापन करने के लिए करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसका सही जवाब है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल के अंतर्गत ही आपका आयन मंडल आता है, जिसमें रेडियो तरंगों के संचरण क्या करती हैं? रेडियो तरंग संचरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो इसका सही जवाब है आपका बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में ही आपका आयन मंडल पाया जाता है, जिसमें रेडियो तरंगे संचरण करती हैं। इसी को इंग्लिश में थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरतम परत तक पहचानिए। तो पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है उसे आंतरिक क्रोट कहते हैं, फिर उसके बाद बाहरी क्रोट, फिर मेंटल और फिर परपटी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाती हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वार भाटा या फिर लघु ज्वार भाटा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सूर्य है, पृथ्वी और चंद्रमा, यह एक समकोण की आकृति बनाए हुए हैं। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण में हो तब वहाँ पर लघु ज्वार भाटा को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यह किसको दर्शा रही हैं? आपके लघु ज्वार भाटा को। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह आपका विसर्प कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर जल मार्ग। तो जब कभी हमारे शहरों में भी ऐसी आपदाएं आती हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे समय में जो सबसे ज़्यादा साधन बेहद उपयोगी होता है वह होता है आपका वायु मार्ग। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? तो उसे जनसांख्यिकी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि एक अभिकथन दिया है और उसका एक रीजन दिया है। ठीक है, अभिकथन है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। सही बात है। रीजन दिया है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो यह जो दिया है ये तो सही है कि अरुणाचल प्रदेश है गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, किंतु यह इसका रीजन नहीं है। इसका कारण यह है कि जो गुजरात है वह पश्चिम बंगाल यानी कि पश्चिम में है तथा अरुणाचल कहाँ है? पूरब में है। इस कारण जो सूर्य है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, तो अभिकथन सही है और हमारा क्या है? रीजन। दोनों ही सत्य हैं, किंतु आर जो है ए को स्पष्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो जो गैर परंपरागत स्रोत होता है उसे नवीन ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। और इसके अलावा एक परंपरागत स्रोत होता है जो कि सदियों से चला आ रहा है। तो जो परंपरागत स्रोत होता है उसके अंतर्गत हमारे आ जाएंगे ईंधन, प्राकृतिक गैस और कोयला, जबकि गैर परंपरागत स्रोत में आएगा आपका सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है।
तो मछली का प्रजनन क्या कहलाता है, वो आपका पीसी कल्चर कहलाता है। जबकि सेरी कल्चर में रेशम उद्योग होता है, विटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती तथा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। तो उसे स्थल संधि कहा जाता है। जहां क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछता कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तब आपका हो जाता एशिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, या इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, या इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, या इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल हैं आपके। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो किस विधा का विरोधाभासी है? यह है आपके व्याख्यानात्मक शिक्षण का विरोधाभासी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। सही बात है। दूसरा है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। जी नहीं, यह गलत है, बल्कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो हमारा ए सही हो जाएगा और बी असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो जो अनुभवजन्य साक्ष्य होता है वह हमारा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां रिक्त स्थान शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो यह किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीतिक विज्ञान। तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब सबको आता होगा। यह भूगोल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक और तृतीयक दोनों? तो यह आपकी द्वितीयक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सीखने की क्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ें कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है। क्या चाहे कोई भी बच्चा किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वह फिजिकल रूप से डिसेबल हो या फिर सामान्य हो, सबको एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। तो यह हमारा समावेशी शिक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? किसने कहा है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से? इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। तो ऐसी बात हमारे जीन पियाजे ने कही है। जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों को बहस और चर्चा में लगाना चाहिए, यानी कि इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को डिबेट और डिस्कशन करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या फिर अमूर्त सोच। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज या स्लेट? तो अजंता गुफा में जो चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग है वह आपके पौधों और खनिजों के सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां रिक्त स्थान पर लिखी गई हैं, ताड़पत्रों, पत्थरों, कागज या फिर लकड़ी पे? तो सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां हैं वह आपके ताड़पत्रों पर लिखी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 55 है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबा है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर महापाषाण काल? तो जो सबसे लंबा रहा है वह आपका पूरा पाषाण काल रहा है। यह 20 लाख से लगभग 12,000 वर्ष तक रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, सही बात है, और यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो अभी हमने बताया कि मेहरगढ़ से सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य मिले थे, तो यहाँ पर खेती होता था और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले थे। तो ए और बी हमारा दोनों ही सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो कहाँ मिले हैं? आपके गुजरात में सबसे अधिक मिले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत में? तो आपकी जो ऋग्वेद है वह संस्कृत भाषा में रची गई थी, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। ठीक है, टोटल कितने ग्रंथ है, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो आपका ऋग्वेद है। किस भाषा में रचा गया है? संस्कृत में। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो वह थे आपके बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार सबसे पहले मगध महाजनपद के शासक थे। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा या संघ? तो कौन सा नहीं है? वह है आपका अहिंसा। बचे हुए 30 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।